देखो लास्ट क्लास में हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पढ़ लिया था, फॉर्मूला भी याद है तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर का। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने? गुड वन। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आपका फॉर्मूला था वो था स्पीड का स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, करेक्ट? यही फॉर्मूला था। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं वो सुनो। जैसे मान लो सवाल ऐसा है, देखो यहां से हमने किसी भी बॉल को प्रोजेक्टाइल मोशन दिया, ठीक है, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा, यू वेलोसिटी से ये प्रोजेक्ट हमने करा, तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है एक सर्कुलर पाथ जैसा बना तो रहा होगा ये, है ना? तो बना रहा है। आपको क्या करना है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट, सबसे पहला मैं आपसे पूछ रहा हूं इनिशियल पोजीशन, जब वो इनिशियली पे था वहां पे मुझे बताओ एट इनिशियल पॉइंट, एट इनिशियल पॉइंट, और दूसरा तुम मुझे बताओगे एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है? दो चीज मैंने तुमसे पूछ लिया कि इनिशियली यू जो स्पीड से गया है यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा ये बताओ। दूसरा मैंने आपसे पूछा जब अपने मैक्सिमम हाइट पर होगा तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा ये बताओ। कैसे डील करोगे, किस तरीके से करोगे, ट्राई करना चाहोगे क्या? फॉर्मूला तुम्हारे पास है स्पीड का स्क्वायर अपॉन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है? निकालो जरा, करो, समय दिया। जैसा फॉर्मूला है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर का, सर स्पीड का स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, बस वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। अब जैसे मैंने इस यू को थोड़ा, चलो यहाँ लिख देता हूँ, ये अपना यू है, ठीक है, और ये जो है तुम्हारा एंगल जो है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये यू है, ठीक है? जो ग्रेविटी होगी बच्चों, वो ग्रेविटी कैसे लग रही होगी? सर ग्रेविटी ऑफ कोर्स ये बात है, ग्रेविटी बिल्कुल ऐसे नीचे लगेगी, ठीक है? ग्रेविटी कैसे लगेगी? नीचे लगेगी। अच्छा ग्रेविटी अगर नीचे लग रही है, काम करो यहां से एक ना प्लेन खींच दो, ठीक है? इधर भी ऐसे कर दो। अब देखो चूंकि ये प्लेन है तो यहां से यहां तक कितना होगा 90, ये थीटा है, क्या ये भी थीटा हो जाएगा क्या? करेक्ट। अगर ये थीटा हो गया तो ये वाला जो कंपोनेंट है, बड़े आराम से कह सकते हो कि सर ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा जी का कॉस थीटा, और ये इसके जो अलोंग वाला जो होगा ये हो जाएगा जी का साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो दो कंपोनेंट में दिख रहे हैं, एक जी का कॉस थीटा और एक जी का साइन थीटा, और यहाँ आगे यू है। ये जो जी का साइन थीटा है ये क्या करेगा? ये सेपरेशन के लिए काम करेगा। ये क्या करेगा? सेपरेशन, मतलब कि कह लो एक तरीके से स्पीड को कम करने का काम करेगा, स्पीड को डिक्रीज कराने का काम करेगा। इसका काम होगा टू डिक्रीज द स्पीड, टू डिक्रीज द स्पीड। कर्व पाथ करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये जी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये कैसा लग रहा है? परपेंडिकुलर, है ना? क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये लग रहा है परपेंडिकुलर, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? जी का कॉस थीटा। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबल है कर्व पाथ के लिए, ठीक है? तो जो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है उसमें हम क्या यूज करेंगे? इसको देखो जरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर स्पीड का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर कितना हो गया? यू स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कितना है? जी साइन थीटा, सॉरी जी कॉस थीटा, लिख दिया यहाँ पे जी कॉस थीटा। ये तुम्हारा आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर यू स्क्वायर अपॉन में जी कॉस थीटा। बिल्कुल सिंपल, आगे बस। वहीं पे देखो, जैसे मान लो मैंने कहा मैक्सिमम हाइट, ये जो मैक्सिमम हाइट है आपको यहाँ निकालना है। हम सबको पता है प्रोजेक्टाइल हमारा ढंग से हो रखा है, मैक्सिमम हाइट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेलोसिटी होगी, वो होगी आगे की तरफ, दैट इज यू का कॉस थीटा, करेक्ट? और ग्रेविटी कैसे लगती है? बिल्कुल नीचे, और ये हम बिल्कुल ढंग से कह सकते हैं कि एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अगेन डायरेक्ट तुम लिख सकते हो क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा सर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में जी। आई बात समझ? बताओ क्लियर हो गया फंडा? ठीक है। अच्छा मान लो, चलो मैं मान लो यहां पे ना, यहां किसी अल्फा एंगल पर है, मान लो इस टाइम पर इसके पास कुछ v वेलोसिटी है और एंगल जो है वो अल्फा है, ठीक है? तो यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ कितना होगा?
ट्विस्ट ये है कि ये v वेलोसिटी तुम्हें गिवन नहीं है, ये v वेलोसिटी तुम्हें गिवन नहीं है, ठीक है। इसको u के टर्म्स में तुम्हें निकालना होगा। सवाल इस तरीके से मैं यहां लिख देता हूं, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी एंगल एट एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। और इनिशियल स्पीड तुम्हारी u ही गिवन है, ठीक है। निकालिए जरा। टाइम नहीं गिवन है बेटा, टाइम गिवन नहीं है। चलो तो यहां पे देखो, ये जो भी वेलोसिटी होगा हम लोग मान लेते हैं कि v होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट के ऊपर मेन ध्यान देना है कि सर परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो, यहां सॉल्व कर रहे हैं पर थर्ड पार्ट है अपना, तो मान लेते हैं किसी भी v वेलोसिटी के साथ ही आगे जा रहा है, ठीक है। और एंगल कितना दिया हुआ है, अल्फा, एंगल दिया हुआ है अल्फा, ठीक है। ग्रेविटी कैसे लगती है, सर ग्रेविटी बिल्कुल सीधा नीचे लगेगी जी की तरफ, ठीक है। हमें परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन चाहिए, तो चलो एक काम करते हैं ना, जी का कॉम्पोनेंट नहीं बना करके हम ये बना देते हैं। मैं क्या इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ये कुछ भी नहीं, ये u का cos थीटा होगा। ये वाला क्या होगा, u का cos थीटा। क्यों होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाली जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, सेम होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे अगर ये आगे u था, ये थीटा था, तो ये वाला तो u cos थीटा होगा, और यही u cos थीटा हर जगह होगा, ये भी क्या होगा, u cos थीटा। और नीचे क्या है जी, लो बन गया परपेंडिकुलर, करेक्ट। अब बन गया परपेंडिकुलर, लगा लो रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या हो गया सर, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन में g। आ गई बात समझ, ठीक है। हाँ, जी का कॉम्पोनेंट हमने नहीं किया, हमने u का कॉम्पोनेंट कर दिया, ठीक है। जो हमारे लिए आसान होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं आपस में है, परपेंडिकुलर, दिक्कत ही नहीं। तो जरूरी नहीं कि हमेशा जी को देखो, तुम इसको भी कर सकते हो, जैसा तुम्हें गिवन होगा उस अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो एक तो ये हो गया, ठीक है। एक इस टाइप का सवाल देखने को मिल जाएगा। दूसरा नोट कर रहे हो तो नोट कर लो फटाफट। अब जो दूसरा देखो, एक जो दूसरा टाइप का सवाल बन सकता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, वो क्या बन सकता है, आपको जो y है ना, नोट करके इस चीज को लिख लो। अगर मान लो इक्वेशन आपको दी है y इज इक्वल्स टू कुछ fx दिया हुआ है, ठीक है। वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है आपका 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसकी पावर होल की पावर 3/2 अपॉन में d2x बाई dy स्क्वायर, मीन्स की डबल डिफ्रेंसिएशन, d2x बाई dy स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला दे करके ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर क्या है ये, ठीक है। डरने वाला चीज नहीं है, फिजिक्स में इतना सही इसका रोल है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। हालांकि सिंपल सी मैथ्स लगा करके तुम इसको प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। बट हमें नीड नहीं है, इसलिए मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ। समय जितना ज़्यादा बच जाए उतना ज़्यादा सही हमारे लिए। तो ये फॉर्मूला तुम पूरा ये नोट करके याद रख सकते हो, ठीक है। हालांकि फॉर्मूला में पता है, एक सवाल तुम्हें दिखा दूंगा कैसा सवाल आएगा, ठीक है, उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। देखो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कैसा होगा। आपको y इक्वल्स टू दिया हुआ है ax, ठीक है। y इक्वल्स टू दिया हुआ है ax। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट 0,0, 0,0 पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा ये आपको निकालना है। चलिए निकालिए जरा। देखो बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया। जैसे अगर आपको ये चीज पता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो करेक्ट आंसर है 1/2 है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, पक्की बात है ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें ओरिजिन पे बोल रहा है, मतलब कि ये वाला जो सर्कल है तुम्हें ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है।
ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो जरा, फॉर्मूला तुम्हारे पास पता है, r इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स डी ए एक्स स्क्वायर अपॉन में dx, इसकी पावर है 2 और इस सब की पावर है 3/2 अपॉन में d2x ए एक्स स्क्वायर अपॉन में dx। ठीक है, इस तरीके से पुट कर गया। अब पुट करते ही देखो क्या होगा, r इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2ax, फिर उस 2x का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें सबकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 3/2 अपॉन में ए एक्स स्क्वायर का पहले बार डिफरेंशिएशन करोगे 2ax, फिर दोबारा करोगे तो 2a। अब देखो कहां पे बोला गया है, ओरिजिन पे, कहां निकालना है आपको, ओरिजिन। जैसे ही ओरिजिन बोला है x की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे 0, ये वैल्यू वहां पुट करो, r इक्वल्स टू कितना आ गया, सीधा सीधा कहोगे 1/2a। करेक्ट, आ गया समझ में कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा सर, ये हो जाएगा 1/2a। समझ आ गया इतना, ठीक है, नोट करना चाहते हो नोट कर लो। तो ऐसा ही एक सवाल तुम्हें मिलेगा, फंक्शन ऑफ x होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो दो तरह के सवाल बनते हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट इज डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन। देखो क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो इसके चारों ओर चक्कर काट रहा है किसी आर रेडियस पे, किसी भी आर रेडियस पे चारों ओर चक्कर काट रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, इसके पास ये सब बातें तुम्हें पता है कि सर इसके पास में ये एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, करेक्ट, और चूंकि सेंटर की तरफ भी है तो इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा जो कि सेंटर की तरफ होगा, जिसे हम AC लिखेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं और रेडियल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ये कितना होगा, ये एक्सेलरेशन होगा v²/r कह लो। ठीक है, या फिर और क्या कह सकते हो, क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, सर ओमेगा इक्वल्स होता है v/r, तो यानी कि और क्या कह सकते हो इसको, ω²r। ठीक है, ये दोनों ही तुम्हारा फॉर्मूला यूज हो सकता है, जहां पे v गिवन होगा वहां v²/r कर लेना, जहां ओमेगा गिवन होगा वहां ω² कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसे क्या लिख सकते हो, इसे बड़े आराम से α r लिख सकते हो। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हो, α r। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये क्यों है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है, ये क्यों है, ये कैसे आया, सर मूवमेंट कर रहा है इस वजह से आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर की तरफ हम लोग एक फोर्स मान लेते हैं, उस फोर्स का नाम अपन क्या देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब गौर से मेरी इस बात को सुनना, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं आया, ठीक है, इसको एक नए फोर्स की तरह ट्रीट मत करना, सर सेंट्रीपिटल फोर्स है, कोई एक नया फोर्स है। जितने तरह के फोर्सेस थे ना वो हमने डिस्कस कर लिए स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, कि न्यूक्लियर फोर्स था आपका, है ना, ग्रेविटेशनल था, टेंशन था, वो सारी चीजें, स्प्रिंग फोर्स वगैरह सब हमने डिस्कस कर लिया। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, इसको नए फोर्स की तरह ट्रीट नहीं करोगे। ठीक है, पता चल रहा है फ्री बॉडी डायग्राम बना दे और उसमें तुमने सेंट्रीपिटल फोर्स दिखा दिया, नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स एक समझो इस तरीके से किसी और के वजह से आया है, या फिर ऐसे कह लो कि जो एक्सेलरेशन इधर की तरफ था तो हमने मास इनटू एक्सेलरेशन को बस सेंट्रीपिटल फोर्स लिख दिया, उसका हमने एक नामकरण कर दिया कि सर मास इनटू एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो कोई नया फोर्स नहीं है, इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो इधर की तरफ हो गया, ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, इधर आपका टेंजेंशियल फोर्स। अगर आपको ए नेट निकालना है, अच्छा मैं फोर्स भी लिख देता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे मैंने बोला ये क्या है, सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किधर का, रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल कह लो। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, mv²/r, या तो mv²/r कह लो या इसे कह लो mω²r। ठीक है, और ये तुम्हारा है ही α r। सेकेंड थिंग, अगर तुम्हें नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, अंडर रूट, सिंपली इसका वेक्टर एडिशन कर दो बच्चों,
ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट। स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जल्दी बताओ कि सर जो एक्सेलरेशन है वो क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए। लेकिन ढंग से, मैंने क्या बोला, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो। लेकिन कौन सा सर एक्सेलरेशन, जो स्पीड को चेंज करता हो। कौन सा एक्सेलरेशन, जो कि स्पीड को चेंज करता हो या बढ़ाता हो या घटाता हो। ठीक है, वही जीरो होगा क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। यानी स्पीड को चेंज करने वाला कौन सा एक्सेलरेशन है, सर टेंजेंशियल। करेक्ट, तो यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। बट क्या रेडियल वाला, सेंट्रीपिटल वाला जीरो होगा, ये जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका काम स्पीड के साथ कुछ है ही नहीं। ये ना तो स्पीड को चेंज करता है, ना स्पीड के साथ कुछ भी है इसका। ठीक है, इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ पाथ को कर्व करना। यानी कि जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसीलिए कहते हैं कि भाई एक ऐसा केस है जिसमें आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक ऐसा केस है जहां स्पीड तो कांस्टेंट है बट एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। तो ये वही एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज mv²/r, जो मैंने यहां बता दिया। समझ गए बात को, चलो इतना नोट करो, थोड़ा और डिटेल बताता हूं। तो ये तो तुम्हारा कहानी हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक दो बातें और अगर मैं इसमें बताना चाहूँ तो बस वही फॉर्मूले को थोड़ा और मैं अरेंज कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे अरेंज करना है तो यहाँ पे मैं एक तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स का तो मैंने फॉर्मूला लिखा है mv²r m⍵²r। एक और फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ क्या, m⍵v। अगर तुम्हें r नहीं गिवन है तो तुम कैसे निकाल सकते हो, m⍵v से निकाल सकते हो। ये सब किसका हो गया, सेंट्रीपिटल का। एक काम करता हूँ, इनको मैं एक जगह लिख देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी mv²/r, कैन बी m⍵²r एंड ऑल्सो m⍵v। ये तीनों हो सकता है। अब चूंकि मैंने एक बात कहा, अच्छा मैं पावर पहले लिख देता हूँ। चलो पावर अगर मैं लिखना चाहूं, बच्चों पावर का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आप लोगों को, फोर्स इंटू वेलोसिटी, F.v। करेक्ट। अब यहां पे अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं तो यहां पे मेरा पावर कितना आएगा, यहां पे पावर कितना आएगा बताना जरा, जीरो हो जाएगा क्या। क्यों सर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियली होगी, और जो सेंट्रीपिटल का जो है वो किधर, इधर की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है, जीरो। तो बड़े आराम से कह सकते हो कि सर जो पावर आएगा आपका, पावर कितना आ जाएगा, जीरो। अगर पावर जीरो आ गया है इसका मतलब वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, ये भी जीरो हो जाएगा। क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। ये भी आपका क्या निकल के आ गया, जीरो। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसी तरह का कोई भी वर्क डन नहीं करेगा। आगे बात समझ। अच्छा वर्क डन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब तुम एक चीज और कंसीडर कर सकते हो, दैट इज काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी में किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे यहां तक बात समझ। तो सेंट्रीपिटल, ये सारी कहानी किसकी वजह से है, ये सारी कहानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से है। टेंजेंशियल वाला मत समझ लेना, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, टेंजेंशियल वाला मत समझना। ठीक है, अच्छा इसका मैं अगर एक और फॉर्मूला लिखना चाहूं तो एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स विल इक्वल्स टू m⍵क्रॉस r, सॉरी नॉट ω×r, m⍵क्रॉस v। ठीक है, और सिमिलरली मैं इसका भी लिख सकता हूं, जो टेंजेंशियल आपका होगा, टेंजेंशियल फोर्स विल इक्वल्स टू m⍵क्रॉस r, मास इंटू एक्सेलरेशन। इन फॉर्मूलों को याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक, तो नोट कर लो। एक सवाल के साथ करेंगे आगे का शुरुआत। तो अभी जो मैंने आपको बात कही कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक नया फोर्स नहीं है, उसको लाने वाला कोई होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से देखो बेहतर समझ में आएगा। तो
मान लेते हैं ये अपने पे एक एटम है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, लेट से पॉजिटिव चार्ज जो है वो है Ze, ठीक है, और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है, इसके चक्कर काट रहा है, ठीक है, और ये किसी v वेलोसिटी से चक्कर काट रहा होगा। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस मान लो r दिया हुआ है। तो मेरा सवाल आपसे ये कि ये जो v वेलोसिटी से चक्कर काट रहा होगा, ये v वेलोसिटी कितनी होगी ये बता दो, ठीक है। r डिस्टेंस गिवन है, चार्ज गिवन है, ये v वेलोसिटी कितनी होगी ये बता दो। क्या विद इन अ सेकंड बता दोगे? चलो बताओ जरा, समय लगा रहे हैं। अभी मैंने क्या कहा कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स जैसी कोई फोर्स नहीं होती है, बस मैंने मास इनटू एक्सेलरेशन को एक नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन कौन लाया होगा? आखिर कौन सा फोर्स लग रहा होगा इन दोनों के बीच जो इसको सर्कुलर मोशन करना पड़ा? वो कौन सा परपेंडिकुलर फोर्स होगा? वो साफ साफ कह सकते हो सर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, चार्ज के बीच में। हाँ सर बिल्कुल होगा, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैंने लिख दिया है F, ठीक है। और इसके वजह से तो मास इनटू एक्सेलरेशन m इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रहा है, इसलिए AC। समझ गए बात को? ये कितना होगा सर? ये तो आपका आएगा KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, या फिर मैं इसको ऐसा लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, मास, और एक्सेलरेशन कितना होता है मुझे v निकालना है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा v स्क्वायर बाई r। यहां से एक r से ये गया, और v इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? v इक्वल्स टू आ रहा है अंडर रूट ZE स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr। करेक्ट बच्चों? यही आ रहा है, ZE स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr। अगर मान लो कोई तुमसे पूछे चलो ओमेगा बताओ, ओमेगा कितना होगा, ओमेगा कैसे निकालोगे? क्या करेंगे? इसी में क्या करेंगे? अच्छा AC की जगह ओमेगा स्क्वायर आर कर देंगे तो आ जाएगा। क्यों? यहां से मैं v इक्वल्स में डायरेक्ट नहीं कर सकता हूं, ओमेगा इक्वल्स क्या होता है v बाई आर, तो यहीं पे मैं कर देता हूं, उतना मुझे क्यों करना है। v मेरा क्या आ रहा है अंडर रूट ZE स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr, r को मैं अंडर रूट में लिख देता हूं r स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा क्या आ गया सर? ओमेगा आ गया आपका अंडर रूट ZE स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r की पावर 3, करेक्ट। अच्छा कोई मेरे से पूछे टाइम पीरियड कितना होगा बताना जरा, क्या 2 पाई बाई ओमेगा लिख दूंगा और ओमेगा की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। समझ गए बात को? चलो एक और सवाल देखोगे, एक सवाल और देख लो ताकि उससे और क्लियर हो जाए। एक तो मैंने ये उठा लिया, एक मान लो मैं ऐसा उठा लूं कि भाई चलो ये एक सर्कुलर पाथ है, हाँ, तो ये एक सर्कुलर पाथ है, यहां बैठा है कैपिटल M, ठीक है, और यहां भाग रहा है स्मॉल m, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कैपिटल R, ठीक है। तो आपसे मैंने पूछ लिया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मास m, क्या बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चंस को करवाने का सिंपल मतलब यही है कि तुम्हें ये रियलाइज हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा कोई फोर्स नहीं है, उसको लाने वाला कोई है। यहाँ पे कौन है सेंट्रीपिटल फोर्स लाने वाला? तो यहाँ पे कहोगे सर जो मास के बीच में अट्रैक्शन होता है ना, दैट इज ग्रेविटेशनल लॉ, है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। तो यहाँ पे सिंपली कहोगे गुड वन, यहाँ पे लिख देंगे mv स्क्वायर बाई r। इसको मैं दोबारा ऐसे लिखता हूँ कि Fg इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन हम इधर की बात कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग ऑफ दी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कहा था तुम एक्सेलरेशन उधर का ही लोगे जिधर का तुम्हारा फोर्स है, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा फोर्स है उसी डायरेक्शन में तुम्हें एक्सेलरेशन लेना है। वो मैंने पहले लिखा था कि अगर Fx है तो तुम मास इनटू ax लोगे, करेक्ट। तो फोर्स किधर है? सेंटर की तरफ, तो एक्सेलरेशन कौन सा लेंगे? सेंटर की तरफ वाला, ठीक है। कहने को दिमाग में डाउट ये आ सकता है कि सर एक एक्सेलरेशन इधर भी तो है, आपको तो नेट लेना चाहिए। नहीं, कॉन्सेप्ट क्या है, जिधर की तरफ फोर्स है उधर की तरफ का ही हम लोग
एक्सेलरेशन काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर दिस इक्वल्स टू मास इंटू वी स्क्वायर बाय आर। ऑफकोर्स कैपिटल आर, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो गया, यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी अंडर रूट जी एम बाई आर, ठीक है। सिमिलरली अगर ओमेगा पूछेगा ओमेगा निकाल लोगे, ठीक है। अगर तुमसे टाइम पीरियड पूछेगा वो भी निकाल लोगे, समझ के बात को। तो इतना तुम्हें समझना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कोई एक दूसरा एक्सेलरेशन नहीं है, कोई सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, ये किसी के वजह से आता है, कोई इसको लेके आता है, समझ गए बात को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लो। चलो एक सवाल और हो जाए जरा इससे बढ़िया, ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए। मैं बात कर रहा हूं ग्रेविटी फ्री स्पेस, आपको कंडीशन दिया हुआ है ग्रेविटी फ्री स्पेस। ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब क्या हो गया, ग्रेविटी नहीं लग रही, ठीक है। ये एक रॉड हो गया, यहां से स्प्रिंग है, यहां पे एम मास है, ठीक है। मैं कह रहा हूं इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो एल है, इस स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ वो एल दी हुई है, अभी कितनी है मुझे नहीं पता, ठीक है, बट जो नेचुरल लेंथ है वो कितनी है, एल है, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपका गिवन है के। तो सवाल है फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग if particle of mass m is rotating with angular velocity ओमेगा, अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो बताइए कितना होगा इसका एक्सटेंशन। मेरी बस एक बात को ध्यान रख लेना कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, किसी और की वजह से आता है, बस मास इनटू एक्सेलरेशन को हमने सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा है, बस उसी चीज को लगाओ, यूं सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। करो, चलो लेट कर लेते हैं ना, लेट जो एक्सटेंशन हुआ होगा वो हो गया x, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, l प्लस एक्स, करेक्ट। अब क्या कर रहा होगा ये रोटेट कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है किसी ओमेगा से, ये ओमेगा क्या है आपका कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, रोटेट कर रहा है, ये m मास है, इसको क्या लग रहा होगा, इधर तरफ टेंशन लग रहा होगा, ये स्प्रिंग जो है इसे अपनी तरफ खींच रही होगी। कॉन्सेप्ट क्या था स्प्रिंग का, अगर एक्सटेंशन करोगे, अगर आगे खींचोगे तो स्प्रिंग उसको अपनी तरफ खींचेगी नहीं खींचेगी, खींचेगी भाई। तो ये जो है इसको इधर की तरफ खींच रहा होगा, पुल कर रहा होगा, इसे अपन टेंशन टी का भी नाम दे सकते हैं या स्प्रिंग फोर्स का भी नाम दे सकते हैं। तो ये टी कितना होगा हम सबको पता है सर, की एक्स होगा, करेक्ट। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, ठीक है, इसकी वजह से आया, यानी कि इसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, करेक्ट। यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कौन सा, सेंट्रीपिटल वाला, करेक्ट। तो यहां से kx इज इक्वल्स टू m इंटू ये कितना है v स्क्वायर, v स्क्वायर तो नहीं ले सकते, क्या गिवन है, ओमेगा गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r, r कितना बच्चों l प्लस एक्स, पुट दिस वैल्यू l प्लस एक्स, k आपको पहले से गिवन था, तो kx इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर l प्लस m ओमेगा स्क्वायर x, यानी कि kx माइनस m ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर l। सो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई सर, m ओमेगा स्क्वायर l अपॉन में बताओ कितना आ जाएगा, x कॉमन ले लेना तो k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, तुम्हारा इतना आ गया था, m ओमेगा स्क्वायर l अपॉन k कह रही थी, आंसर आ रहा है m ओमेगा स्क्वायर l अपॉन k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो ये तुम्हारा एक्सटेंशन निकल के आ गया, समझ आ गया। एक और सवाल हो जाए सर, नोट कर लो, एक और सवाल करवाते हैं।
चलो इसी बेसिस पे एक और सवाल देता हूं, ठीक है। अगेन ग्रेविटी फ्री स्पेस है बच्चों, नो ग्रेविटी, ठीक है। यहां से अब मैंने एक स्ट्रिंग डाल दी, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और यहां पे एक मास है m मास l लेंथ पे, अगेन एक m मास है वो भी l लेंथ पे है, और अगेन एक m मास है यहाँ पे, ये भी क्या है l लेंथ पर, ठीक है। सबके बीच में ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस गिवन है, l लेंथ है, ठीक है, ये बात तुम समझ ही गए हो। तो सब l लेंथ पे रखा हुआ है। सवाल ये है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा ये बताओ। अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रही है तो, समझ गए बात को, ओमेगा से रोटेट कर रही है तो कितना टेंशन होगा निकालिए, करिए जरा सॉल्व। सेम, इसको भी किस तरीके से करेंगे, सेम काम बच्चों। स्ट्रिंग की टेंडेंसी क्या है, स्ट्रिंग क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। चल तो अपनी तरफ खींचता है तो बनाते हैं इधर, इसको मैंने मान लिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। सबसे पहले मैं 1 वाले के लिए बात करता हूँ, पहले वाले के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जब रोटेट कर रहा है, अगर ये इस तरीके से पूरा रोटेट कर रहा है तो इसके लिए किस वजह से ये रोटेट कर रहा होगा, कौन है जो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लेके आया है, कौन है। सर टेंशन इन द स्ट्रिंग है जो इसमें लग रहा है, तो मैंने इसका टेंशन का नाम दे दिया T1। सर इसमें T1 इस तरीके से लग रहा होगा, इसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया होगा, तो ये T1 किसके इक्वल हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा सर m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, करेक्ट। अब ये एक्सेलरेशन क्या होगा, ये होता है, अच्छा यहाँ ओमेगा गिवन है, ओमेगा के अकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। तो T1 क्या हो जाएगा सर m ओमेगा स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय आर भी कर सकते हो, यहाँ पे चलो आर रख देता हूँ, अभी मैंने आर रख दिया, ठीक है। ये आर जितना भी होगा तुम्हारा रेडियस है, तो T1 विल इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर, ये आर कितना होगा बच्चों, L 3L, कितना आ जाएगा 3L, यहाँ पे लिखोगे 3L, तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 3m ओमेगा स्क्वायर L। अच्छा इसको 3 एज्यूम किया गया, आंसर ये आ रहा है, हाँ तो ये भी ठीक है, लेकिन कोई एक तो तुम्हारा गलत आ रहा है। नहीं 351 नहीं होगा, 5 तो जरूर होगा, लेकिन एक का देखो M2 वाले को, ये M को इमेजिन करते हैं जो दूसरा वाला है, इस पे क्या हो रहा होगा देखो जरा। T1 टेंशन, चूंकि रस्सी की टेंडेंसी, स्ट्रिंग की टेंडेंसी क्या है, अपनी तरफ खींचना, तो इधर की तरफ ये जा रहा होगा T1 से, और इधर की तरफ आ रहा होगा ये T2 से, करेक्ट। तो क्या लिखोगे सर, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, करेक्ट, यही करा था, गुड, सही कॉन्सेप्ट लगाया। तो T2 हमें पता नहीं है, T1 हमें पता है 3m ओमेगा स्क्वायर L, मास m ही है, एक्सेलरेशन की बात करें तो ओमेगा स्क्वायर L कितना हो जाएगा बच्चों, 2L हो जाएगा, करेक्ट। तो यहां से T2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 5m ओमेगा स्क्वायर L, ये भी तुम्हारा आंसर आया होगा, ये भी करेक्ट है, तीसरा वाला ही गलत है। T2 इतना आ गया, चलो अब तीसरे वाले को देखते हैं, तीसरे वाले के साथ क्या हो रहा होगा। तो तीसरे वाले में T2 क्या कर रहा होगा, T2 इसको इधर की तरफ खींच रहा होगा और T1 इसको इधर की तरफ खींच रहा होगा, करेक्ट। तो क्या लिखेंगे सर, T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर L, यही हो जाएगा। तो T1 माइनस T2 कितना है 5m ओमेगा स्क्वायर L इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर L। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई 6m ओमेगा स्क्वायर L। आपका कितना आ रहा था m स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर, प्लस का माइनस किया था क्या, ऐसे मिस्टेक्स नहीं चलेंगे, आगे बात समझ। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग निकल के आ गया, क्लियर है, दिन का हो गया, अच्छी बात। एक और सवाल देखो, एक और सवाल देखो, नोट करना चाहते। तो अगला है तुम्हारा कॉनिकल पेंडुलम, देखो
सो यहाँ पे हिंज है, ठीक है, और इससे ये जो लेंथ है ये लेंथ एल है, और यहाँ पे एक मास क्या है आपका एम रखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, किसी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, इस तरीके के, इससे सर्कुलर मोशन ये कर रहा होगा, ठीक है। कॉनिकल पेंडुलम है, ओमेगा भी नहीं देता, चलो ओमेगा भी नहीं दिया होगा। आपसे पूछा गया है आप मुझे v निकाल के बताइए, ओमेगा निकाल के बताइए, और साथ ही साथ टाइम पीरियड निकाल के बताइए। इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि ये लेंथ l है और ये मास आपका m है, ठीक है। एक चीज और मैं बता देता हूं कि ये वाला एंगल जो है वो एंगल थीटा है, ठीक है। चलो करो जरा। तो कैसे निकालेंगे, तरीका क्या होना चाहिए हमारा, तो m मास है तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, सर इधर तो लग रहा होगा टेंशन t। अगर ये वाला थीटा है तो ऑफकोर्स ही बात है ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये आपका कौन सा हो जाएगा, t का cos थीटा। इधर की तरफ क्या आ जाएगा, t का sin थीटा। तो बड़े आराम से कह सकते हो सर t का cos थीटा विल इक्वल्स टू mg, करेक्ट। और कौन सा ऐसा चीज है जो कि इसको सर्कुलर मोशन करवा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लेके आया है, कौन है सर, वो है t sin थीटा। तो t sin थीटा विल इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मैं लिख रहा हूं v स्क्वायर बाई r। अब ये r क्या है, ये r ऑफ कोर्स की बात, ये रेडियस होगा, और ये r की वैल्यू कितनी होगी, ये r की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं कि r की वैल्यू होगी l sin थीटा। कैसे आया सर वो भी देख लो, ये कैसे आया, ये पूरा l है तो ये वाला हो जाएगा l का cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा इसका l का sin थीटा, है ना, फ्रॉम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो अब इन दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करोगे t से t कैंसिल आउट, उल्टा हो गया थोड़ा, cot थीटा में आ रहा है, गुड वन। t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, इनको क्या करो डिवाइड कर दो, t से t कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया बच्चों, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू m से m भी कैंसिल आउट हो गया, v स्क्वायर अपॉन में rg। तो v इक्वल्स टू कितना आ गया, अंडर रूट rg tan थीटा, कैपिटल R था ना, rg, अंडर रूट rg tan थीटा, ठीक है। अब r की वैल्यू तुम पुट करना चाहते हो पुट कर दो, हालांकि ये रिजल्ट याद रखना भी सही रहेगा, v इक्वल्स टू अंडर रूट rg tan थीटा। बाकी पुट करना चाहते हो तो पुट करोगे, तुम्हें निकल के आएगा r की वैल्यू l sin थीटा इंटू g, tan थीटा को लिखना है तो लिख दो sin थीटा बाई cos थीटा। तो यहां से लिख सकते हो v इक्वल्स टू l sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा g अंडर रूट में, ये क्या निकल के आ गया, वेलोसिटी, ठीक है। यहीं से अगर तुम क्या लिखना चाहते हो, ओमेगा, तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है v बाई आर। v कितना है तुम्हारा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, इसलिए मैंने कहा था ये रिजल्ट याद रखना ज्यादा सही है। इसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट में आर स्क्वायर, यहां से देखो एक हट गया, यहां कितना आ गया ओमेगा, सर ओमेगा आ गया अंडर रूट जी टेन थीटा अपॉन में आर कैन बी रिटन एज एल साइन थीटा, करेक्ट, आ गया समझ में, ठीक है। और भी आसान बना सकते हैं क्या इसको, किसी और के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, एक और टर्म्स में इसको लिख सकता हूं, ठीक है। कैसे लिखूंगा, चलो एक तो ये तो लिख ही दिया, एक और मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा, ठीक है। कैसे लिख सकता हूं बता सकते हो, अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा, जी टेन थीटा एल साइन थीटा था, मैंने इसको लिख दिया अंडर रूट जी बाई एल कॉस, बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। चलो ये वाला रिजल्ट याद रखोगे, ये ज़्यादा सही है, इससे कैलकुलेशन अपनी थोड़ी आसान हो जाएगी। अब यहां से अगर मैं एल कॉस थीटा को देखूं तो मेरा एल कॉस थीटा क्या है, ये हाइट है, अगर मैं इसको h दे दूं
ये हमारा हाइट है, तो बड़े आराम से लिख सकते हो दिस ओमेगा विल इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाई एच, करेक्ट। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है सर, इट इज 2 पाई बाय ओमेगा। सो यहां से इट इज 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी, यही फॉर्मूला तुम लोगों ने याद कर रखा है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुम फिर से याद कर लो भाई, 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी, ये निकल के आ गया तुम्हारा टाइम पीरियड। ठीक है, समझ आ गया, नोट कर लो। चलो ये तो हो गया कॉनिकल पेंडुलम। इसके बाद अपन करेंगे वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। वेल ऑफ डेथ देखो क्या है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो रेडियस आपको दी हुई है आर, है ना, मान लो ये रेडियस अब कितनी दी हुई है, आर दी हुई है। और इस तरीके से यहाँ पे सर्कुलर मोशन में, है ना, बाइक वाला जो है अपनी बाइक दौड़ा रहा है, ठीक है। उसका मास तुम्हें दिया हुआ है कि मास जो है m है, ठीक है। तुम्हें बताना है कि वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी रखे जिसमें वो गिरे ना। समझ गए बात को, मिनिमम वेलोसिटी, ये बड़ा टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है भाई। मिनिमम वेलोसिटी कितनी रखे जिससे वो गिरे ना। फाइंड मिनिमम वेलोसिटी, minimum velocity so that continue its motion, अपने सर्कुलर मोशन को ये कंटिन्यू रखे, उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी वो निकाल लो। ट्राई करना चाहोगे या बता दो, है, चलो ट्राई करो। देखो तो अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि आखिर क्या हो रहा होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg, करेक्ट। फ्रिक्शन क्या लग रहा है, फ्रिक्शन इसमें ऊपर की तरफ लग रहा होगा क्योंकि फ्रिक्शन अलोंग दी सरफेस लगता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर जो कि इसको रोक करके रखा होगा। अच्छा, अब चूंकि ये मूव कर रहा है तो जो होगा ना इधर ही की तरफ नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये वेल ऑफ डेथ है और ये m मास है, तो इसके कांटेक्ट के परपेंडिकुलर कौन लग रहा होगा, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल रिस्पॉन्सिबल है इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कराने के लिए, तो इसका नाम बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बड़े आराम से तुम एक इक्वेशन लिख सकते हो, सर दिस n विल इक्वल्स टू mv² बाई r, करेक्ट। और दूसरी चीज फ्रिक्शन जो है आपका, फ्रिक्शन आप बड़े आराम से लिख सकते हो mg, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शन है इसके साथ चूंकि मैंने कंडीशन लिखा है मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम के लिए आपको पता है फ्रिक्शन की जो कंडीशन है वो ये होनी चाहिए लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन, करेक्ट। अब म्यू एन तो हो गया, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, mg है, और n की वैल्यू कितनी है, mv² है, दोनों वैल्यू पुट कर दो। यहां पे मैंने पुट कर दिया mg ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल्स टू म्यू mv² बाई r। m से m कैंसिल आउट हो गया, आपको v निकालना था, तो v जो है क्या आ जाएगा, सबको इधर भेज दो, आर जी अपॉन म्यू ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू किससे हो गया, v² से। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट आर जी बाई म्यू, ठीक है। समझ में आ गया बात, मतलब कि जो मिनिमम स्पीड होगी ना वो मिनिमम स्पीड उसे कितनी रखनी होगी, आर जी बाई म्यू, ताकि वो घूमता रहे। बढ़ाने का बढ़ा दे लेकिन इतना तो रखना पड़ेगा, नहीं तो नीचे, ठीक है। तो v मिनिमम बड़े आराम से कह सकते हो ये होगा अंडर रूट आर जी बाई म्यू। वेल ऑफ डेथ भी समझ में आ गया, ठीक है, इसको भी नोट कर लो। और ये भी हो गया है तो एक सवाल के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। नोट हो गया है क्या, एक सवाल देखो फिर, नोट कर रहा है, करो नोट। तो सवाल है भाई,
ये अपने पे एक टेबल है और यहाँ पे हमने m मास का ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है। अब ये जो m मास का ऑब्जेक्ट है ये इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। ये m मास का ऑब्जेक्ट जो ये गोल गोल घूम रहा है, तो डिस्टेंस भी तुम्हें दिया हुआ है, डिस्टेंस जो है वो है r, ठीक है। डिस्टेंस तुम्हें गिवन है, डिस्टेंस r दिया हुआ है, मास m भी दिया हुआ है। तुमसे पूछा जा रहा है मास, दिस ब्लॉक इज रोटेटिंग without slipping, find coefficient of friction, यानी कि म्यू की वैल्यू बतानी है, फाइंड म्यू बिटवीन ब्लॉक एंड टेबल, ठीक है। और एक चीज और दे दिया गया कि ये ओमेगा से घूम रहा है भाई, ठीक है बच्चों। चलो लगाओ दिमाग जरा। ओमेगा स्क्वायर करेक्ट आंसर है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर r अपॉन जी। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये m मास है, ठीक है, और इस m मास के वजह से ये m मास है और ये करेगा रोटेशन। तो सबसे पहला टारगेट क्यों कर रहा है, कौन सा ऐसा फोर्स है जो इससे रोटेशन करवा रहा है। तो उसके लिए क्या करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम। सर mg नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है। इनके वजह से तो ये कभी घूमने से रहा, ठीक है। कौन घुमाएगा भाई, तो घुमा कौन रहा होगा, वो घुमा रहा होगा फ्रिक्शन, जो कि अलोंग दी सरफेस लग रहा होगा, करेक्ट। कौन सा ये फ्रिक्शन है। तो बड़े आराम से आप क्या लिख सकते हो, सर n इक्वल्स टू तो आपका mg है, और जो फ्रिक्शन की आपकी कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन से कम या उसके इक्वल हो जाए। n की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ गया। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे एक और चीज लिख दो, इसके वजह से आया है तो यहाँ पे लिख दो m v स्क्वायर बाई r, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, m ओमेगा स्क्वायर r। इस वैल्यू को यहाँ पुट करिए, m ओमेगा स्क्वायर r म्यू, n की वैल्यू कितनी है mg, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर बाई आर जी म्यू, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। एक और सवाल हो जाए, चलो एक सवाल और देता हूं। इसे नोट तो कर ही लिए होगे ना, हो गया तो सवाल। फ्रिक्शन के बेसिस पे ही दे देते हैं। तो चलो देखो यहाँ पे कोई बाइक या कार वाला है ना, जो कि अपना आगे की तरफ भाई जा रहा है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो तुम्हें दिया हुआ है r, ठीक है। और ये अभी जिस पॉइंट पर है वो मान लो किसी भी थीटा एंगल पर गिवन है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या बताना है, इसमें क्या बताओगे तुम, वही बता दोगे। चलो v क्या ही बताओगे, मैं कह रहा हूं वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। मुझे नॉर्मल बता दो इसका, फाइंड नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू बता दो, नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी। चलो इतना सा काम कर दो। सवाल तो एक्चुअली है भी नहीं, मैंने पूछा नॉर्मल मुझे बता दो कि नॉर्मल कितना होगा। तुम आराम से क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो इसका, ठीक है। तो ऑफकोर्स की बात है सर, नीचे जो लग रहा होगा वो नीचे mg की वजह से लग रहा होगा। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इधर की तरफ आपका आ जाएगा mg का cos थीटा, और नॉर्मल जो होगा आपका बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, ये आपका नॉर्मल हो गया। जो फ्रिक्शन होगा, हाँ मेन यहाँ रोल प्ले करता है फ्रिक्शन।
सर फ्रिक्शन किधर की तरफ होगा, बस इधर एम जी कॉस थीटा है तो इधर इसको इधर की तरफ खींचा जा रहा होगा एम जी साइन थीटा से, करेक्ट। अब समझना जरा फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एम जी साइन थीटा से इसको नीचे खींच रहा है, ठीक है। अब तुम लोगों को दिमाग में फ्रिक्शन ये रहता है कि सर फ्रिक्शन अपोजिट टू दी मोशन, ठीक है। इस बात को पहले दिमाग से निकाल दो। फ्रिक्शन क्या होता है, यहाँ पे तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। क्यों एक स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं है, यहाँ पे रोल हो रहा है, ठीक है, रोल हो रहा है, इस वजह से क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है सर, वो एक्ट करेगा अकॉर्डिंग अलोंग दी सरफेस, ठीक है, और जैसा नीड है। अब देखो यहाँ पे नीड कैसा है, एम जी साइन थीटा से इसको अपन नीचे खींच रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी इसका वेलोसिटी क्या है, आगे है और कांस्टेंट है, मतलब कुछ तो होगा जो इसको कांस्टेंट करने में मेंटेन कर रहा होगा, वो क्या होगा, ऑफ कोर्स सी बात है सर, वही तो होगा फ्रिक्शन। समझ गए बात को, बस इतना सा यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है। तो फ्रिक्शन जो है, ये फ्रिक्शन किसके इक्वल हो गया, एम जी साइन थीटा के, और रेडियल वाला यानी कि टेंजेंस रेडियल का अगर तुम लिखो इक्वेशन तो ये किस क्या होगा सर, एम जी कॉस थीटा माइनस का एन इज इक्वल्स टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये मैंने क्यों लिखा, जनरली दिमाग में सब क्या आता है सर, एन इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। अरे ये तब होता जब वो कर्व नहीं हो रहा होता, ये तब होता जब कर्व नहीं हो रहा था, यहाँ पे कर्व हो रहा है, अगर कर्व हो रहा है यानी कि मतलब एम जी कॉस थीटा ज्यादा होगा, तभी तो ये कर्व हुआ, तभी इसी की वजह से तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है। आई बात समझ में, अगर कर्व नहीं होता, ये प्लेन होता, तो ऑफ कोर्स की बात है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, लेकिन कर्व हुआ, इसका मतलब क्या है, एम जी कॉस थीटा ज्यादा होगा, माइनस एन और इंटू एम इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहां से लिख दो अब सर, ये हो गया एम जी एन इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा माइनस मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या लिखोगे, v कांस्टेंट दिया हुआ था ना, तो एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। समझ गए बात को। अच्छा, अब जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन क्या होता है समझना, क्वेश्चन में हम लोग जनरली ये कहते हैं, फाइंड वेलोसिटी एट विच इट टेक ऑफ। क्या कर जाए, टेक ऑफ कर जाए, उड़ जाए। समझ गए सवाल कैसे आएगा, टेक ऑफ। जरा तुम लोग सोच के बताओ, टेक ऑफ में क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे अपन टेक ऑफ, सोच के बताओ जरा। फ्रिक्शन ही जीरो कर दोगे, तुम अपने मन से किसी का फ्रिक्शन जीरो नहीं कर सकते हो ना, वो सरफेस है, उस सरफेस से भागना है। थोड़ा थोड़ा ठीक सोच रही हो, लेकिन सोचो और, फ्रिक्शन जीरो हो जाना चाहिए, मतलब फ्रिक्शन जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, जीरो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टूट जाए, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टूटने से कौन सा फोर्स खत्म हो जाएगा, नॉर्मल, यानी कि जैसे ही ये बात होगा, नॉर्मल को किसके इक्वल पुट कर दोगे, जीरो के इक्वल, यानी यहां पे जीरो पुट करोगे, वी निकल के आ जाएगा। आगे बात समझना, चलो नोट कर लो जरा। कहां पे बेटा आर कॉस थीटा नहीं होगा, ये कह रहे हो आर कॉस थीटा होना चाहिए, सर्कल में ना, नहीं नहीं देखो सर्कल है एक तरीके से, ठीक है, वो बस किसी थीटा एंगल पर है, इतना ज्यादा सोचोगे तब तो दिक्कत है, आर कॉस थीटा लगा दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सर्कल है ना ये इसका सेंटर है, तो हर जगह आर ही होगा। चलो कर लो, नोट कर लो। अब मान लो इसी में मैं आपको एक और केस दे देता हूं, मैंने कहा चलो अब ऐसा है, ठीक है, और ये आर है, अब बाइक वाला जो है ना वो यहां पे, अब बाइक वाला यहां पे है, और ये जो एंगल है वो एंगल गिवन है थीटा। और दोबारा मेरा सवाल आपसे यही है कि आप बताओ, फाइंड नॉर्मल, नॉर्मल कितना होगा बताओ, बड़े आराम से बहुत जल्दी निकाल दोगे, निकालो। इस केस में सब कुछ सेम ही लगेगा, बस एक चीज अलग से क्या हो जाएगा, m है तो mg नीचे है ना,
डायरेक्ट लिख दूं तुम लोग से, तो हो ही गया, डायरेक्ट लिख दूं, हो तो गया ही तुम लोगों से। वही सेम है जैसे उसमें, वो ऐसे इधर ही होगा। तो नॉर्मल कितना आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है। हाँ, कहानी ये याद रखना, इस यहाँ पे टेक ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ टेक ऑफ नहीं होगा, देयर इज नो टेक ऑफ, देयर इज नो ऑप्शन फॉर टेक ऑफ, क्योंकि वेलोसिटी कितनी आ रही होगी, नेगेटिव आ रही है। ठीक है ना। हाँ, हो गया यहाँ तक। चलो अगला अपन जो करेंगे, फोकस, अगला सवाल देखो। अगला सवाल थोड़ा अच्छा है, दिमाग लगाओगे तो हो भी जाएगा, नहीं लगाओगे तो हो सकता ना हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे ये एक इस तरीके से कर दिए, यहाँ एक वायर है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में यहाँ पे कोई m मास अटैच है, और ये यहाँ से भी इस तरीके से जुड़ा हुआ है। इस स्ट्रिंग को मैंने नाम दे दिया 1, इस स्ट्रिंग को मैंने नाम दे दिया 2। तो सवाल आपसे ये, अच्छा ये वाला एंगल भी आपको दिया हुआ है, ये एंगल है आपका थीटा। तो सवाल ये आपसे, स्ट्रिंग 2 इज कट, स्ट्रिंग 2 इज कट, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, बिफोर, टेंशन इन स्ट्रिंग 1 बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कट, जस्ट आफ्टर कट। चलिए करिए जरा, बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कट। देखो बहुत सिंपल सा है। पहले वाले केस क्या है, बिफोर, बिफोर की अगर हम बात करें, जरा इसका बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। तो सर नीचे mg लग रहा होगा, इधर की तरफ T1 टेंशन लग रहा होगा, इधर की तरफ T2 टेंशन लग रहा होगा, करेक्ट। तो स्ट्रिंग 1 में बताना है, तो स्ट्रिंग 1 में टेंशन कितना होगा, फटाफट इसको ऐसे ड्रॉ कर दो। ये वाला थीटा, ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका T1 cos थीटा। बड़े आराम से कह सकते हो सर T1 cos थीटा will equals to mg, so T1 will equals to mg sec थीटा अपॉन cos थीटा को मैंने लिख दिया sec थीटा। ठीक है, ये तो तुम्हारा T1 निकल के आ गया। अब आफ्टर कट की अगर अपन बात करें, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको कट कर दिया। ठीक है, ज्यादा कट हो गया, लो भाई, कट हो गया ये। ठीक है, कट होते ही तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि ये जो सर T2 है, ये T2 तो 0 आ गया, करेक्ट। जैसे ही कट करोगे, जस्ट कट करने पे T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो गई। बच गया क्या, सिर्फ ये। तो अब इसमें कह दो कि बस एक टेंशन लग रहा है, ये थीटा है, इधर की तरफ T टेंशन लग रहा है, ये m मास है, नीचे की तरफ m लग रहा है। ऑफ कोर्स ये बात है, ये इधर की तरफ ऐसे घूमेगा, करेक्ट। तो इधर वाले पे कौन सा कंपोनेंट, mg का cos थीटा, अगर ये थीटा, ये भी थीटा ही होगा, और इधर की तरफ क्या होगा बच्चों, mg का sin थीटा। उल्टा हो गया क्या, कुछ उल्टा हो गया। ये थीटा है, तो यहां पे ये T1 टेंशन जो लग रहा था ये वही हो गया, करेक्ट। और mg तो डायरेक्ट नीचे लगेगा, तो ये वाला तो थीटा हो गया, लेकिन हमें तो इसका निकालना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इससे थोड़ा एक्सटेंड करो, ये वाला थीटा हो जाएगा, करेक्ट। ये जैसे ही थीटा हुआ, इधर वाला mg का cos थीटा और इधर वाला mg का sin थीटा। ये mg का sin थीटा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए। मतलब इसके वजह से तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स आया, और ये वाला तुम्हारा उसके इक्वल हो जाएगा। तो T1 इक्वल हो जाएगा किसके, mg cos थीटा के। दैट्स इतना सिंपल सा था ये। सिंपल तब लगता है जब आपको ये चीज पता हो कि जस्ट कट होने पर T2 कितना हो जाए, 0 हो जाए। ये चीजें मैंने बहुत बार डिस्कस कर ली, ठीक है।
चलो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आता है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से। जब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो कॉन्फिडेंस खुद आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला टॉपिक है अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो अक्सर इसमें ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है, किस चीज की कंफ्यूजन होती है इस पे भी डिस्कस कर लेता हूं। चलो कर ही लेते हैं, रुकेंगे क्यों। ये मैं दो तरह के केस डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, दो अलग अलग केसेस हैं। समझो क्या है, एक में मैंने क्या किया, रॉड लगा दिया। ये जो है ना, ये रॉड है बेटा। ठीक है, और ये रॉड के साथ एम मास रख दिया। और एक मैंने क्या किया, स्ट्रिंग लगा दिया और स्ट्रिंग के साथ ही एम मास रख दिया। एक अपने पे स्ट्रिंग है और एक अपने पे क्या है, रॉड है। ठीक है, तो मेरा सवाल आपसे ये है, अगर मैं इसको एक वेलोसिटी देता हूं, ठीक है, तो क्या ये सर्कुलर मोशन करेगा? क्या ये कभी सर्कुलर मोशन से बाहर जा सकता है? बाहर कैसे चला जाएगा? रॉड के साथ है वो अटैच एम मास। बाहर इन द सेंस कि क्या कभी ये सर्कुलर मोशन तोड़ सकता है, अपने इस पाथ को ब्रेक कर सकता है? क्योंकि रॉड है ना, आंसर है नहीं, नहीं कर सकता है। ये मान लो आपने इसको वेलोसिटी भी दी, ये हो सकता है उस वेलोसिटी के साथ यहाँ जाए और फिर यहाँ से आके यहाँ वापस आ जाए। करेक्ट, हो सकता है अगर बढ़िया वेलोसिटी दी यहाँ तक जग गया, यहाँ से वापस आ गया। ठीक है, अगर और इसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी थी, मान लेते यहाँ पे जैसे ही आया तो यहाँ पे आने के बाद तो ये फिर इधर आ ही जाएगा। करेक्ट, यानी कि पूरा का पूरा सर्कल ये कर ले। इसके साथ कभी भी ऐसा केस नहीं देखने को मिल सकता है कि ये यहाँ था, अब इसकी वेलोसिटी पूरी नहीं हुई तो ये यहाँ कहीं पे आ गया। ऐसी चीज तो हो नहीं सकती इसके साथ। करेक्ट, क्यों? क्योंकि सर रॉड जो है ना वो पुल भी कर सकता है और पुश भी कर सकता है। रॉड पुल भी कर सकता है और पुश भी कर सकता है। बट वही अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में क्या होगा, अगर इसको तुम वेलोसिटी देते हो यहां से यहां तक तो आ गया। ठीक है, हो सकता है फिर ऐसे भी क्या हो जाए, लौट जाए। यहां तो लौट जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो सर पुल लग रहा है, यहां तक तो पुल लग रहा है। लेकिन मान लो अगर तुमने वेलोसिटी दी और ये यहां तक पहुंच गया, अब यहां पे जैसे ही पहुंचा है, क्या इसको पुल बचा पाएगा? पुल और क्या करेगा, पुल और इसको सर्कुलर पाथ से भटका देगा, ये इस तरीके से गिरने लग जाएगा। ये बात आई समझ में? तो कंफ्यूजन में ये कह रहा हूं कि ज्यादातर बच्चों में ये कंफ्यूजन होती है। इस केस का भी हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, इस केस का भी मिनिमम वेलोसिटी निकालते हैं, फिर दोनों को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, वो मिक्स करने लग जाते हैं। तो तुम्हें ये दिमाग में रखना है कि सर रॉड जो है ना वो पुश और पुल दोनों कर सकता है, तो ये कभी अपना सर्कुलर पाथ ब्रेक नहीं करेगा, बट ये ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो ये ब्रेक ना हो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? इसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि इसको इतनी वेलोसिटी दो कि ये यहां से एटलीस्ट यहां बिल्कुल इसके ऊपर आ जाए। समझ गए बात को? क्योंकि अगर एक बार यहां पहुंच गया ना तो फिर यहां से यहां तक तो दोबारा आ जाएगा। करेक्ट बात, इतनी बात क्लियर होगी? तो ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसमें हम दो तरह का केस पढ़ेंगे, एक तो रॉड के लिए अगर निकालेंगे और एक स्ट्रिंग के लिए निकालेंगे। समझ गए बात को? ठीक है, चलो निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रॉड के लिए अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसको मैं आगे बढ़ाने से पहले ना एक सवाल से करवाता हूँ। एक सवाल हो जाएगा ना तो बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन ये है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो जो सेंटर से, ये सेंटर से ही दिया हुआ है। कोई ऑब्जेक्ट अभी यहां पर है, ये
r डिस्टेंस है और ये r से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मास इसका गिवन है m मास, ये b पॉइंट है बच्चों, ये है a पॉइंट। तो b से a पॉइंट पे आ रहा है, तो a पॉइंट पे फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट a। इस a पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी आपको ये निकालना है, जरा ट्राई करो। हाँ, एक काम करो, इसको ना स्ट्रिंग से बांध दो, तब जाके समझाने में थोड़ा और आसान रहेगा। आर नहीं हटा करके मैं इसको लिख देता हूँ कि ये एल लेंथ है, ठीक है। हाँ, अब देखो ये बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आया है, क्या करेंगे सर? स्टार्टिंग तो जीरो, जीरो क्या मतलब समझो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये आ रहा है। तो जैसे ही कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आ रहा है, तुम बड़े आराम से कह सकते हो कि ये जो इधर की तरफ होगा वो क्या होगा, मतलब जो टेंजेंशियल होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो हो जाएगा, करेक्ट। मतलब जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ इस पाथ के वजह से है, करेक्ट। जो भी है कर्व हो रहा है वो कर्व सिर्फ और सिर्फ इस एल, ये जो यहां से बना हुआ है इसकी वजह से हो रहा है, करेक्ट। अब ये जो है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है सर? ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ कर्व पाथ करने का काम करता है। ये इसका काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब तुम इसमें बड़े आराम से, इन सिंपल वर्ड, बड़े आराम से एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। मैं लगाता हूं एनर्जी कंजर्वेशन। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। एनर्जी सेम होता है भाई। अब यहाँ पे इनिशियली तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितना है सर? mgl, देखिए mg से नीचे आ रहा होगा, ठीक है। mgl पोटेंशियल एनर्जी है, इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहां पर हाफ m v स्क्वायर, ये मुझे v निकालना है, करेक्ट। बट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो, क्योंकि ये मैंने ग्राउंड मान लिया है, ठीक है। तो यहां से देखो v की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, अंडर रूट 2gl, क्योंकि m से m गया कैंसिल, v कितना आ गया, अंडर रूट 2gl। मतलब कि ऐसे केसेस में आराम से तुम क्या लगा सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तुम सारी चीजें निकाल के रख दोगे। समझ गए बात को? चल, अगर इसमें मैं तुम्हें दो तीन चीजें और निकालने को कहूं, जैसे टेंशन, अगर मैं पूछूं टेंशन कितना होगा, टेंशन इन स्ट्रिंग निकालो जरा, टेंशन इन स्ट्रिंग बताओ कितना होगा। टेंशन इन स्ट्रिंग बता दो, साथ ही साथ मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बता दो। तो टेंजेंशियल बोल दिया तो मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बता दो, ठीक है। बताओ जरा। ये सारा कुछ ए पॉइंट के लिए है, ए पॉइंट पे बताना है, ठीक है। पहले ये निकालो ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2mg, 2g होगा ना, 2mg, v स्क्वायर अपॉन आर करो, आर कितना है, एल है, v स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 2gl अपॉन में एल, 2g तो आ रहा है ना, 2g आ गया। टेंजेंशियल वाला कितना होगा सर, ये तो जीरो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या टेंशन, मैंने बोला ना टेंशन निकालना, तो टेंशन के लिए देखो m मास है, ये mg से इसे नीचे खींच रहा होगा, ये इसको टेंशन से ऊपर खींच रहा होगा, करेक्ट। अब ऑफकोर्स ही बात है, ये दोनों आपस में तो इक्वल है नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, पाथ कर्व हो रहा है। यानी बड़े आराम से कह सकते हो, इक्वेशन बना सकते हो कि सर t माइनस mg विल इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, करेक्ट। तो t माइनस mg इक्वल्स टू m इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है, 2g। आंसर कितना हो गया, t इक्वल्स टू 3mg। आई बात समझ, ठीक है। चलो अब तुम लोग लगता है निकाल सकते हो। हो गया, ही कर लिया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, रॉड वाला ही है।
देखो यहाँ पे, यहां से एक रॉड है, ठीक है, आर, मासलेस है बेटा, है ना, पहले मैं बता दूं मासलेस रॉड है, मासलेस रॉड, यहां पे ये कोई एम मास रखा हुआ है, ठीक है। आपसे सवाल ये है, फाइंड यू मिनिमम सच दैट particle perform complete vertical circular motion, ठीक है। चलो, यू मिनिमम बताना है कहां पे, ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि यहां रॉड लटका हुआ है तो इधर की तरफ जो होगा यू मिनिमम, ये यू मिनिमम बताओ कितना होगा। मुझे लगता है क्वेश्चन से तुम समझ गए हो, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है और निकाल लेना है। जल्दी बताओ कितना होना चाहिए। बिल्कुल सही लगाया तुमने, एनर्जी कंजर्वेशन, चूंकि कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना है, मतलब कि यहां से उठा करके इसको यहां लाना है बस, क्योंकि यहां के बाद तो ये अपने आप कर जाएगा, है ना। अगर कॉन्सेप्ट को देखे तो जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, टेंशन बढ़ा 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 बढ़ा, ठीक है, यहां तक तो टेंशन बढ़ेगा, उसके बाद फिर टेंशन घटना शुरू, ठीक है। यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो लगभग लगभग जीरो हो सकती है, लगभग कितना, जीरो होगी, जीरो प्लस कह रहा हूँ, जीरो से बड़ी होगी, बट लगभग लगभग जीरो के करीब होगी, एकदम टेंशन जो है अब खत्म होने को आ गया, क्योंकि यहाँ पे पहुंचा, क्योंकि मिनिमम निकाल रहे हैं अपन, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिक यहाँ चला जाएगा, ठीक है, फिर तो उसके पास आ ही जाएगा वेलोसिटी। तो पहले जब यहाँ से शुरू करेगा तो टेंशन ज्यादा होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, स्पीड बढ़ा, लेकिन यहाँ से फिर स्पीड घटना 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 शुरू हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो कि सर एक्सेलरेशन जो है लगना शुरू हो गया, करेक्ट। अच्छा, यहां से देखो अब इधर की तरफ घूम जाएगा, ये घूमेगा तो कितना होगा उसको समझो। तो बड़े आराम से लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना, मैं यहाँ पे इस वाले पे मान लेता हूँ कि जीरो है मेरा पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये ग्राउंड पॉइंट है। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम दिस यू मिनिमम यू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरी जीरो हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, अगर ये आर है ये भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, मतलब कि एम जी टू आर, करेक्ट। तो यहां से कितना आ गया, यहां से यू आ गया अंडर रूट 4GR, क्लियर हो गया, ठीक है, अंडर रूट 4GR। जो u है, u इससे अगर ज्यादा है फिर ठीक है, लेकिन मिनिमम इसके इक्वल तो होनी चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो फिर भी आराम से सर्कुलर मोशन कर लेगा, करेक्ट। अगर इसके इक्वल है तो यहां तक तो पहुंच ही जाएगा, और यहां पहुंच गया तो नीचे आने में कोई दिक्कत ही नहीं, समझ गए बात को। तो ये हो गया रॉड के लिए, करेक्ट। अच्छा, अब यही मैं बात करूं, एक स्ट्रिंग के लिए मैं बात करता हूं, चलो देखते हैं क्या अंतर आएगा। यहीं पे अब मैं एक बात कर रहा हूं कि रॉड ना होकर के अपन पे एक स्ट्रिंग है, देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। ये एक स्ट्रिंग है, एम मास है, ठीक है बच्चों, और मुझे इसको सर्कुलर मोशन कराना है, तो फाइंड यू मिनिमम सच दैट इट कंप्लीट इट्स सर्कुलर मोशन। चलो करो जरा, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या अंतर क्या आएगा। तो ठीक है, यहां से ये एम मास जो है निकलना शुरू हुआ, आगे बढ़ा, किसी यू मिनिमम के साथ आगे बढ़ना शुरू किया, इस पॉइंट को अपन ने मान लिया आगे ये नल पॉइंट है, ये जीरो हो गया, ठीक है, ग्राउंड पॉइंट है। अब ये स्ट्रिंग जो है यहां से निकल करके यहां तक इसको आना चाहिए, अगर ये आर है तो ये भी यहां से यहां तक का आर होना चाहिए,
अगर यहाँ पे ये पहुंच गया तब तो ये कर जाएगा यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगाते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियली कितना होगा सर, हाफ एम यू स्क्वायर जो भी है आपका। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा सर, फाइनल के लिए v तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि आपको यहां तक जाना है, लेकिन ये कैसे पता होगा, समझो जरा। अब ये जो मास m है, इसे नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ठीक है। और जो टेंशन है स्ट्रिंग की, क्या क्या टेंडेंसी स्ट्रिंग की, अपनी तरफ खींचना, तो टेंशन भी किधर लग रहा होगा, इधर की तरफ ही लग रहा होगा। फिर इसको बचाएगा कौन, बचाएगा कौन, सेंट्रीफ्यूगल। कौन बताएगा, सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल। समझ गए बात को, जो कि बाहर की तरफ। जैसे रॉड के केस में अगर अपन बात करें, तो रॉड में क्या हो रहा था, mg की वजह से नीचे तो आ रहा था, बट रॉड के पास ताकत है किस चीज का, पुश करने का। तो ये क्या कर रहा था, ये टी टेंशन से ऊपर की तरफ पुश कर दे रहा था। बट स्ट्रिंग में ऐसा कोई ताकत तो है नहीं, यहाँ पे तो ये मैनेज हो गया था, लेकिन यहाँ स्ट्रिंग के केस में ये चीज मैनेज नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल आ गया, जो कि उसका अवे फ्रॉम दी सेंटर लगता है, और तुम्हें पता ही है कि उसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल के इक्वली होगा। तो बड़े आराम से तुम इक्वेशन बैठा सकते हो। क्या बैठाओगे, टी माइनस एम जी, नॉट टी माइनस एम जी, एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। करेक्ट। तो एम जी, क्योंकि एम जी की वजह से नीचे आ रहा है। अब अच्छा, मैं इस टी टेंशन की बात करूं, तो ये टी टेंशन कितना हो जाएगा, एम जी माइनस टी लिख रहा हूं, सॉरी बच्चों, एम जी प्लस टी, ठीक है, नॉट माइनस टी, एम जी प्लस टी। ये टी टेंशन कितना हो जाएगा, सोचो जरा, 0। कितना हो जाएगा, 0। क्यों होगा, सोचो थोड़ा, सोचोगे तो पता चल जाएगा। एम जी, अरे ये टी टेंशन अगर 0 नहीं हुआ, कंडीशन रख रहे हैं ना हम लोग, क्या रख रहे हैं, कंडीशन रख रहे हैं कि कंडीशन पे आपका कंप्लीट मूव कर जाए, तो उस कंडीशन के लिए टी को तो 0 रखना पड़ेगा ना। अरे एम जी को तो नहीं रख सकते हो 0। कौन 0 हो जाएगा, हाँ, ऊपर 0 क्यों हो जाएगा, यहाँ तो एम, यही तो वी मिनिमम है, यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए, किसी ना किसी स्पीड के साथ तो पहुंचना चाहिए, नहीं तो फिर तो पाथ ही सर्कल इसका छूट जाएगा। ये आ गया वी स्क्वायर अपॉन में कितना, आर। तो यहां से वी जो आया, वी कितना आ गया तुम्हारा, अंडर रूट जी आर आ गया। क्या, जो मिनिमम वेलोसिटी यहां तक पहुंचने के लिए होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट जी आर। अब यहां पे लगाओ हाफ एम वी स्क्वायर प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि जी आर, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी 2r। देखो क्या हुआ, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम जी आर, और यहाँ पे क्या है 2 एम जी आर। कितना आ जाएगा बच्चों, नहीं बोलोगे, हाफ एम जी आर और एम जी, चलो एक काम करो ना, पहले कट कर दो, एम कॉमन ले लो, जी कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो। बताओ मैं भी क्या कर रहा हूँ, एम जी आर कॉमन लेकर के और 1/2 प्लस का 2 कर रहा हूँ। साफ साफ तो मैं दिख रहा है सर, 5/2 है, 5/2 एम जी आर, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट, वी कितना आ गया, अंडर रूट 5 जी आर। मतलब वेलोसिटी आप क्या करो, रूट 5 जी आर से इक्वल या उससे ज्यादा दोगे, तभी जाकर के वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर पाएगा। समझ में आई बात, यहां तक नोट कर लो। देखो आज का लास्ट सवाल है ये, ठीक है क्या,
हाँ सही लग रहा है ये। चलो ये पॉइंट है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये पॉइंट है कोई बी पॉइंट, ठीक है। और इसका जो सेंटर है, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस गिवन है कि यह है आर, ये ए पॉइंट है, यहां से एक एम मास आना शुरू हुआ। बेटा ये बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है। और तुम्हारा सवाल ये है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एच, मिनिमम वैल्यू ऑफ एच। एच क्या है बच्चों? ये एच हाइट है, ये एच हाइट है, ठीक है। तो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एच सो दैट particle performs complete vertical circular motion on circular track, ठीक है। और कुछ गिवन है आपके पास? नहीं है, बस ये बताया गया है कि ये यहां से एम मास को रिलीज किया जाए। चलो करो जरा इस क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे? तो मैंने कहा स्ट्रिंग हो या ना हो यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि ट्रैक बना हुआ है। स्ट्रिंग का काम क्या था? बस उस मास को होल्ड करना, ठीक है, क्योंकि पुश तो ऐसे भी नहीं कर पा रहा था वो, ठीक है। तो ये एम मास यहाँ पर है तो ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे उसकी इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। और अभी हमने निकाला ही है, यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी मुझे कितनी चाहिए? तो सर √5gr होनी चाहिए, करेक्ट। अब लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन। सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? सर रिलीज हुआ है तो 0 हो गया। व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? mgh। मुझे ये h हाइट निकालनी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? तो √5gr मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। इस पॉइंट तक की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स इट इज हाफ m 5gr, क्योंकि हाफ mv² होता है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने उसको ग्राउंड माना है, ऑफ कोर्स ये बात है 0। तो यहां से h कितना निकल के आ गया? m से m कैंसिल आउट, g से g कैंसिल आउट, तो 5/2r ये h निकल के आ गया। अगर मान लो तुम्हें ये वाले की वेलोसिटी पता होती, सर यहाँ पे तुम्हें अगर याद है कि ये कितना होता है बच्चों? सर √gr। अगर तुम्हें ये भी याद है तो यहां से भी निकाल सकते थे। कैसे? ठीक है, मान लेते यहां लगा देते, ठीक है ना, इस जगह पे लगा देते। देखो कैसे लगाएंगे। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? r हो गया। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितना? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितना? यहां mgh विल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा? √gr लगा रहे हो तो हाफ mgr प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना? तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आ जाएगा mg2r। वहां 0 हो गया था क्योंकि यहां लिए थे, यहां ऊपर ले लिए तो क्या हो गया? mg2r। यहां से भी देखो h की वैल्यू कितनी आ रही है? h की वैल्यू आ रही है 5/2r। आई बात समझ? क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस सोचना है आपको, ठीक है, इजी क्वेश्चन। तो अब कर लोगे, HC वर्मा कर लेना, ठीक है, सारे लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए यहीं तक।